आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अध्याय 6 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सांख्यिकीय सामग्री का वर्गीकरण करने के पश्चात उसे सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे संकलित सामग्री को सरल, सुविधाजनक एवं संक्षिप्त बनाया जा सके। सांख्यिकी में आंकड़ों का उचित प्रस्तुतिकरण बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अभाव में प्राप्त होने वाली सूचना अपूर्ण तथा दोषपूर्ण रह जाती है। इससे सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। स्वयं अपने प्रयोग हेतु या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से आंकड़ों को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करना उचित माना जाता है। आंकड़े सारणी के रूप में क्रमबद्ध किए जाते हैं या उन्हें बिंदु रेखीय रूप में उनका चित्रण किया जाता है। प्रायः आंकड़ों को निम्न 3 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें पहला है सारणीयन, दूसरा चित्रों के द्वारा और तीसरा है रेखा चित्रों के द्वारा। सबसे पहले हम आते हैं सारणीयन की तरफ। विस्तृत अर्थ में सारणीयन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। इसके माध्यम से वर्गीकृत सामग्री को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सारणीयन का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि संख्यात्मक तथ्यों को इस प्रकार उन्हें व्यवस्थित किया जाता है जिसे अध्ययन करने वालों का ध्यान अपने आप महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। प्रोफेसर कानर के शब्दों में सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। इसी को अन्य परिभाषाओं के अंतर्गत ब्लेयर के शब्दों में व्यापक अर्थ में समंकों की खानों एवं पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सारणीयन कहा जाता है। इस प्रकार से सारणीयन संकलित और वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिसमें उन्हें तुलनीय बनाया जा सके और उनके लक्षणों को ही प्रदर्शित किया जा सके। इसके बाद सारणीयन के प्रमुख उद्देश्यों में पहला पॉइंट है तुलना में सरलता लाना। सारणीयन के प्रमुख उद्देश्य समंकों को क्रमबद्ध ढंग से रखकर उन्हें तुलना करने में सरलता लाना होता है। दूसरा है विशेषताओं का स्पष्टीकरण। समंकों को सारणीयन के रूप में प्रस्तुत करने से उनकी विशेषताएं प्रकट हो जाती है, जिससे समंक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तीसरा है प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाना। समंकों को सारणी में प्रस्तुत करने से समस्त प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाया करते हैं। चौथा पॉइंट है न्यूनतम स्थान। सारणी की सहायता से न्यूनतम स्थान में अधिकतम एवं व्यवस्थित ढंग से समंकों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम आते हैं सारणीयन का महत्व एवं लाभ की ओर। इसमें पहला पॉइंट है जटिल समंकों को सरल बनाना। सारणीयन से जटिल समंकों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाकर समंकों को सरल बनाया जा सकता है। दूसरा सरलता। सारणीयन के परिणाम स्वरूप सामग्री को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उसे सरलता से समझा जा सके। यदि वर्णनात्मक रूप में रखा जाए तो उसे समझने में कठिनाई होती है। तीसरा तुलनात्मक अध्ययन। सारणीयन के माध्यम से
दो या दो से अधिक सांख्यिकीय श्रेणियों की तुलना सरलता से किया जा सकता है। चौथा, सांख्यिकीय विश्लेषण। सारणियन की सहायता से ही सांख्यिकीय अध्ययन सरल हो जाता है तथा विभिन्न सांख्यिकीय तथ्यों का विश्लेषण पूर्णतः संभव हो पाता है। पांचवा पॉइंट, मितव्ययिता। सारणियन से न्यूनतम स्थान पर समंकों को प्रस्तुत करने से समय एवं धन की बचत होती है। छठवा है व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। सारणियन समंकों की स्तंभों एवं पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। सारणियन द्वारा वर्गीकृत तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाना संभव हो पाता है। सातवां पॉइंट, चित्रमय प्रदर्शन। सारणियन के अंतर्गत व्यक्त की गई सामग्री को बिंदु, रेखा एवं चित्रों के रूप में सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है निर्वचन में सुविधा। समंकों को सारणीबद्ध करने से उनका निर्वचन करना सुविधाजनक हो जाता है और इन्हें रेखा चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है प्रवृत्ति को स्पष्ट करना। समंकों की प्रवृत्ति सारणियन से ठीक तरह से समझ में आ सकती है, जो कि बिना सारणी बनाए स्पष्ट होना कठिन होता है। इसके बाद एक अच्छी सारणी के लक्षण। इसमें पहला है उद्देश्य के अनुकूल। एक अच्छी सारणी सदैव उद्देश्य के अनुकूल ही बनाई जाना उचित माना जाता है। दूसरा, सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग। सारणी का सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना चाहिए, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे सरलता से समझ सके। सारणी में शीर्षकों की अधिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उपयुक्त आकार। सारणी का आकार न तो बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। यदि अधिक जानकारी दिखानी हो तो बड़ी सारणी की अपेक्षा अनेक छोटी छोटी सारणियाँ बनाना उचित माना जाता है। चौथा, आकर्षण। सारणी में पर्याप्त रूप से आकर्षण का होना आवश्यक होता है। पांचवा, तुलना करना संभव। सारणी में तथ्यों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि उनकी तुलना करना सरलता से संभव हो सके। छठवां पॉइंट है वैज्ञानिक रीति। सारणी का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए और सारणी का निर्माण करते समय समस्त सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सातवां पॉइंट है व्यवहारिक गणना की संभावना। तुलना करने की दृष्टि से जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि की उचित ढंग से गणना की जानी चाहिए। अब हम आते हैं सारणियन की सीमाएं की ओर। सारणियन से जहाँ एक ओर अनेक लाभ होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। यह सीमाएं निम्नलिखित होते हैं, जिनमें पहला है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। सारणी को समझने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें अंकों समंकों से उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। इसके लिए जब तक किसी व्यक्ति में वह ज्ञान नहीं होगा, वह सारणियन को समझ नहीं पाएगा। दूसरा है गुणात्मक तथ्यों का अभाव। सारणी में केवल समंकों को ही दिखाया जा सकता है और उसका विवरण नहीं दिया जाता। इस प्रकार सारणी में केवल गुणात्मक तथ्यों को ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ गुणात्मक तथ्यों से तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति में या किसी अन्य जो सारणी में जो दिखाया जाता है
उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तीसरा है पूरक के रूप में प्रयोग। सारणी का प्रयोग विवरणात्मक विश्लेषण के पूरक के रूप में ही किया जाता है। सारणियन की सीमाओं के बाद वर्गीकरण तथा सारणियन में अंतर। वर्गीकरण एवं सारणियन दोनों ही सांख्यिकी आंकड़ों के प्रदर्शन की महत्वपूर्ण रीतियाँ मानी जाती है, जिनमें संकलित समंकों को संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध किया जा सके। लेकिन दोनों ही रीतियों में कुछ आधारभूत अंतर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। पहला है, सर्वप्रथम आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, फिर उन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से सारणियन का आधार बनता है। दूसरा, वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक रीति है, जबकि सारणियन समंकों की प्रस्तुतिकरण की एक रीति है। तीसरा, वर्गीकरण में समंकों को वर्गों एवं उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियन में स्थायी शीर्षकों और उपशीर्षकों में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है, वर्गीकरण में व्युत्पन्न समंकों जैसे प्रतिशत, अनुपात आदि का प्रयोग नहीं होता, जबकि सारणियन में इसके प्रयोग से तुलना करना सरल हो जाता है। पांचवा है, वर्गीकरण में समंकों को उनके समान या असमान गुणों के आधार पर वर्गों में बांट दिया जाता है, जबकि सारणियन में उन तथ्यों को स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद उन्हें सारणियन में प्रस्तुत किया जाना इस प्रकार वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सारणियन का आधार माना जाता है। वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक रीति है तो सारणियन समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति मानी जाती है। वर्गीकरण में समंकों को वर्गों एवं उपवर्गों में बांटा जाता है तो सारणियन में उन्हें स्थायी शीर्षक और उपशीर्षक में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण में व्युत्पन्न जैसे प्रतिशत आदि का प्रयोग नहीं होता तो सारणियन में उनके प्रयोग से उन्हें तुलना करने में सरलता या आसानी होती है। वर्गीकरण में समंकों को समान असमान गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो सारणियन में उन तथ्यों को स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाकर उन्हें सरल बनाया जाता है। इस तरह सारणियन बनाना और वर्गीकरण बनाने में जो अंतर दिखाई देता है वह उपरोक्त विधियों से स्पष्ट हो जाता है। इस तरह इस अध्याय में सारणियन का अर्थ, उनकी परिभाषा, उद्देश्य, महत्व तथा लाभ, सारणियन की सीमाएं, अच्छी सारणियन के लक्षण और वर्गीकरण तथा सारणियन में अंतर यह बतलाया गया। इसके बाद इस अध्याय का शेष भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।